चलें जी, मुझे काइंडली बता दें, आवाज़, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये भी रिकॉर्डिंग ऑन है। चलें जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लीज और हमने एक सवाल डिस्कस किया था। नाउ टाइम फॉर अनदर क्वेश्चन। इसको रीड आउट करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट है कि हमने लेसी के लिए अपनी सारी एंट्री पास करनी है। जनाब, लेसी कौन होता है बताएं? हु इज लेसी? कस्टमर। जैसे रफाल त्यारे किसने बनाए? फ्रांस ने। दिए किनको? जिन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया। अगर वो लीज पे दिए होते तो त्यारे बनाने वाला कौन था? लेसर। त्यारे जिसने लिए वो क्या कहलाएगा? लेसी जो है वो कहला रहा होगा। स्टार्ट क्लियर? तो हमने लेसी की जो है वो क्या करनी है, एंट्रीज जो है पास करनी है। सवाल देखते हैं जी। कहता है जी, एन एसेट विद अ कैश वैल्यू ऑफ ₹2 लाख इज लीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. द एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 4 years टू अनरिलीजेबल वैल्यू। एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है 71,475 रुपए की है। पेएबल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब है बकाया जात में, मतलब बाद में। डिस्काउंट रेट जो है वो 16% पर एनम है। लीज कमेंसमेंट डेट जो है 1 माह 2005 है। यहाँ पे हम ड्यूरिंग द ईयर जो है उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेएबल ऑन 28 फरवरी 2006। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 28 फरवरी जो है उस दिन पे होगी। और फाइनेंशियल ईयर एंड है आपका वो 31 दिसंबर है। रिक्वायरमेंट है आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, आपने 2006 की एंट्रीज पास करनी है, आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फाइनेंशियल पोजीशन के और एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने कम्प्रीहेंसिव इनकम के। सर ये सवाल है आपका, जल्दी से पढ़ें, बताएं समझ आती है? चलें जी। हमने एंट्रीज पास करनी है तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले, आपको कल भी बताया था जब हम सवाल कर रहे थे, हमने जो सबसे पहले अपनी गेम की स्टार्ट करनी है वो है कि हमने अपना लीज पेमेंट स्केड्यूल जो है उसको बनाना है। या आप उसे कह सकते हैं जो आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल था, आप क्या करेंगे, आप उसको बना रहे होंगे। उसकी बेसिस पे हम पहले सारी अपनी कैलकुलेशन करेंगे एक ही दफ़ा, फिर हम बाद में अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले अपनी वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग हम ले लेते हैं अपना फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, ये हम बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेट, हमारे पास आ जाएगा हम कितना रेंटल पे कर रहे हैं, हम वो ले लेंगे। फिर इसमें से हमने एलोकेशन करनी है कि इसकी प्रिंसिपल कितना हमारा गया है, हमारे पास इंटरेस्ट कितना गया है और हमारे पास बैलेंस कितना मौजूद हुआ है, हम ये ले लेंगे। अब हमने देखना है, उससे शुरू किया और सारी इसने कहानी हमें बताई। आ, आपने एसेट की कैश वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपया है और आपकी लीज कमेंस कब हुई है? 1 मार्च को। तो जो कमेंसमेंट डेट है हम तो उसी के मुताबिक लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 1 मार्च 2005 को
हमने एक एसेट लीज पे लिया है, इसकी वैल्यू जिसने हमें गिवन की है 2 लाख रुपया गिवन की है, हमने लिख लिया। अब उसने कहा है एसेट को 4 साल पर लेके चलना है, इंस्टॉलमेंट 71,475 पे है और इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी को हमने क्या करनी है, पे करनी है। तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे एरियर्स में है, डेट इज 28 फरवरी 2006। दूसरी इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 28 फरवरी 2007। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 28 फरवरी 2008 और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे होगी 28 फरवरी 2009। उसने हमें रेंटल्स गिवन किए हैं, मैं रेंटल्स लिख लूँ 71475 जो है ये रेंटल्स हैं हमारे, लिख लेते हैं जी 71475। इधर भी आ गए जी 71475, इधर भी आ गए जी 71475 और इधर भी हमारे पास आ गए दैट इज 71475। चले जी, अब हमने यहाँ से पेमेंट्स की हैं और हमने इन पेमेंट्स पे क्या करनी है, हमने कैलकुलेशन जो है वो करनी है। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना था, 16% था, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट रेट की सारी कैलकुलेशन जो है वो कर रहे होंगे। सर मेरा पहले साल तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख था। तो मैं अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ, मैंने यहाँ भाई कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मेरा 2 लाख पूरा का पूरा इस साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो ये आ गया जी 2 लाख। इसका लिया 16%, कितना आया, 32,000। 32,000 जो है मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। और प्रिंसिपल पेमेंट कितनी बनेगी, डिफरेंस लेके बताएं। थ्री 9,475। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 160,525। यही बनता है ना बैलेंस, 160,525, यही बैलेंस बचता है हमारा। अगले साल आ जाते हैं। पेमेंट हुई, हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 160,525। इसका इंटरेस्ट निकालें, कितना बनता है, 160,525 का आप ले 16%, कितना आएगा, नहीं मैं इंटरेस्ट पूछो भाई, इंटरेस्ट क्या करना पहले तो 25,684 जो है वो इंटरेस्ट आया है और प्रिंसिपल है आपका 4,5,791। बैलेंस कितना बचा, 114,734। अब हम अगला निकाल लेते हैं, 114,734 इंटू 16% कितना बनता है, 18,375, 18,357। प्रिंसिपल कितना गया हमारा, 533,53118। बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 61,616। अभी हम ले लेते हैं, दैट इज 61,616 मल्टीप्लाई हम करेंगे 16% से,
क्या जवाब आता है? 9859। तो आखिरी पेमेंट में इंटरेस्ट जो है ये रहेगा, और प्रिंसिपल कितना आएगा? प्रिंसिपल कितना आएगा, अमाउंट बताए ना, दैट इज 61616। तो ये आपने अपना पेमेंट स्केड्यूल जो है वो क्या कर दिया है, बना दिया है कि दिस इज योर पेमेंट स्केड्यूल। गॉट इट? अब आपको लग गया पता कि ये आपके लीज रेंटल्स पे हुए हैं। जरा मल्टीप्लाई करके बताएं कितने हमने 4 सालों में रेंटल पे किए हैं, टोटल बताएं जरा। हमने टोटल रेंटल्स कितने पे किए, सम कीजिएगा। इट इज 285900। ये टोटल रेंटल पे हुए हैं। टोटल प्रिंसिपल की रिपेमेंट जो है वो हमारी कितनी हुई है, 2 लाख की हुई है, ऐसे ही है। और जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो 85,900 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हमने ये बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम एंट्रीज पास करेंगे। तो हमने इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर सारा अपना लीज का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जो है वो बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब कहानी किसकी है, अब कहानी है हमारी जर्नल एंट्रीज की। क्लियर है? अब हम एंट्रीज पास कर लें। ये कैलकुलेशन सबको समझ आ गई है, हमने वैल्यूज कहाँ से कितनी कितनी फाइंड आउट की है। चले जी। पहले से हमें एंट्रीज किसकी कहा है, 2005 की। हम ले सकते हैं जी, एंट्रीज हम पास करते हैं फॉर 31 दिसंबर 2005। हमने इवेंट बाय इवेंट जाना है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था 1 मार्च 2005 को, ठीक है। हमारी पहली एंट्री आ जाएगी 1 मार्च 2005 को। जो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हमारा राइट ऑफ यूज जो है ROU वो डेबिट हो जाएगा, किससे, 2 लाख से। और हमारी लीज लाइबिलिटी जो है वो हो जाएगी 2 लाख से क्रेडिट। पहले तो हम एंट्री ये पास करेंगे। फिर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है और 4 इयर्स उसकी लाइफ है। हम 31 दिसंबर को क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे। 31 दिसंबर 2005 को एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारे पास उसकी कॉस्ट और जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख है। इसको हम डिवाइड करेंगे लाइफ के ऊपर, और ये हमने मार्च में लिया, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10/12 करेंगे तो हम 10 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। कितना बनता है बताएं ज़रा? 41,660 ये आ गई। अब हमारे पास आ जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री। 31/12/2005 को हमने इंटरेस्ट निकाला था कितना, 32,000 निकाला था। बट ये इंटरेस्ट था 1 मार्च से लेके 28 फरवरी तक, 12 महीने का था। लेकिन यहाँ पे तो हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे फॉर द ईयर लेके चलना है। एक्रूवल्स का कंसेप्ट आएगा कि ये 32,000 तो 12 महीने का था, लेकिन मेरे पास तो है 10 महीने, तो मैं इसको 12 पे डिवाइड करूँगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा एक्सपेंस आ जाएगा कितना बनता है, 2667। हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, हम इसकी एंट्री पास करेंगे
दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हम डेबिट कर देंगे कितना 2667 और अगर पे हुआ है ठीक है, अगर नहीं तो हम इंटरेस्ट पेएबल जो है वो क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे डेट इज 2667 से। तो सर ये हम एंट्रीज पास करेंगे 2005 के पर्सपेक्टिव से। ये सबको क्लियर है, बताएं। ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब हम एंट्रीज पास करेंगे फॉर द ईयर 2006। पहली एंट्री हम पास होगी जब हमने रेंटल की पेमेंट की 28 फरवरी 2006 पे। अब टेबल पे आते हैं। 28 फरवरी 2006 को हमने रेंटल जो पे किया वो 71475 है। तो मेरा बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 71475 से। हमने यहाँ पे देखा था मेरा प्रिंसिपल की रीपेमेंट कितनी हुई है, डेट इज 39475। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेरी लीज लाइबिलिटी जो है वो डेबिट कितनी हुई है, लीज लाइबिलिटी डेबिट हुई है 39475। ये आ गया आपके पास लीज लाइबिलिटी। अब इसमें से हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट इस साल का एक्सपेंस कितना है और पेएबल कितना है। देखिए लास्ट ईयर का तो हमने लिख लिया 2667, वो तो यही आ जाएगा और इस साल का भी हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो ज़रा बताइएगा 32,000 में से अगर हम 2667 लेस करवाते हैं क्या जवाब बनता है 533। ठीक है, इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो बनेगा वो बनेगा हमारा 5333 और जो लास्ट ईयर की हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो इंटरेस्ट पेएबल हमारा आ जाएगा, वो कितना बनेगा हमारा 26667। ये हमारे पास आ गया 26667। ये हम एंट्री पास करेंगे, इसमें हमने एलोकेशन करनी है। क्या ये एंट्री आप सबको क्लियर है? क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास ईयर एंड आ गया, डेट इज 31 दिसंबर 2006। वही हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगी क्रेडिट। कितनी थी 41667, 41667। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 41667 से क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा बनता है डेट वाज 25684। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 25684 की भी एंट्री पास कर लेंगे। 31 दिसंबर 2006 को हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो तो हो जाएगा डेबिट, वो था 25684। इसको 10 पे इसको 12 पे डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है जवाब 25684 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 21403। इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है 21403। अभी चूंकि हमने पे नहीं करना, अगले साल की 28 फरवरी को पे होगा तो हम इसको अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे 21403 के पर्सपेक्टिव से। इज दैट क्लियर? ये एंट्रीज क्लियर है आपको?
अब सेकंड इसकी एडजस्टमेंट जो है रिक्वायरमेंट थी वो थी हमने इसके एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है हमने उसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या करने हैं, बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे किसके, जो हमारे एसओएफपी जो है हम इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। कंपैरेटिव बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 2006 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2005। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट्स। और अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा आरओयू। वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि कितना था, 2 लाख था। और यहाँ पे भी हमने यहाँ पर लिख लिया कितना है, 2 लाख है। इसमें से हमने यहाँ पर लेस करवानी है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी थी हमारे एक साल की, 41667। हम यहाँ पे लेस करवा देंगे 4 1 6 6 7। यहाँ पे भी हम लेस करवा देंगे 4 1 6 सॉरी यहाँ पे 2 सालों की इकट्ठी आएगी। कितनी बनती है ज़रा, 41667 करें कितनी बनती है, 2 सालों की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 41 और 41 82 83,000 समथिंग बननी चाहिए। कितनी बनती कैरिंग वैल्यू, 158 158 333। और अब बताएं अगले साल की भी हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 41667 41667 कितनी बन गई हमारी, 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी हमारी, 83,334। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 111666। ये तो आगे हमारे पास इसके एक्सट्रैक्ट्स बन गए एसेट्स के। अब हम देखते हैं हमारे पास लाइबिलिटीज़ पे आते हैं और उसको हम यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। आप टेबल पे आए, टेबल के ऊपर तो 31 दिसंबर 2005 के एंड के ऊपर जब हमारा हुआ तो ये अगले साल 2006 में है, तो ये एक साल के बाद है। तो 160525 बनती है 2005 के लिए नॉन करंट लायबिलिटी और 114734 बनती है इसके लिए नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास जो लीज लायबिलिटी आ रही है, तो उस लीज लायबिलिटी में हमारे पास ये आई थी 160525। ये आ गई हमारे पास और यहाँ पे हमारी कितनी बनी, यहाँ पे हमारी बनी थी 114734। हमने ये भी लिख ली 114734 114734। ये नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। अब हम करंट लायबिलिटीज में जाते हैं और हम लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन देखते हैं। अब करंट पोर्शन का मतलब है जो हमने अगले साल रियलाइज करनी है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो मुझे ये 2 लाख से मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया था। अब मुझे फॉर श्योर पता है कि अगले साल मैंने ये रियलाइज कर देनी है 39475 और 2006 में मुझे कंफर्म पता है मैंने अगले साल 45,791 रुपये जो है वो रियलाइज करवा लेने हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 39475। करंट पोर्शन आ जाएगा हमारे पास 39475 और यहाँ पे हमारे पास करंट पोर्शन कितना बना था, डेट वॉज 45791। हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 45791 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये भी हमारे 45791 ये भी हमारे पास आ गया। और एट द एंड हम ले लेंगे जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल आया, हम उसको जो है वो निकाल लेंगे। एंट्रीज हमने पास की थी, पहले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल था
2667 हम लिख लेते हैं, ये आ गया जी 26667। और इस साल का इंटरेस्ट था 21403, ये भी हमने लिख लिया, डेट इज 21403। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके एक्सट्रैक्ट्स इस तरह से बन रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर आप इसके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएं, अगर आप उसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बात करें बनाने की, तो ये आ गया 2006, ये आ गया आपके पास 2005। यहाँ पे सबसे पहले आप ले लेंगे डेप्रिसिएशन, कितनी थी 41667, तो ये आपके पास एक्सपेंस है 41667, ये भी आ जाएगा जी 41667। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। 2005 में हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस अपना निकाला था, वो था 26667। ये गलती हुई है हमारे से, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यहाँ पे हमने स्लाइटली मिस्टेक की है, ये गलत है, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये गलती हुई है हमारी यहाँ पे, भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो आएगी वो हमारे पास फॉर द ईयर आएगी। हमारे पास इस साल तो डेप्रिसिएशन जो थी वो 10 महीने की थी ना, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन जो है फॉर द ईयर लेंगे। तो 2 लाख को आप डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, आपके पास क्या आएगी डेप्रिसिएशन, 50,000 आएगी, 50 आएगी ना। तो यहाँ पे आप ले लेंगे 50,000 डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे आपकी ये भी चेंज हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 वो है, 50 और वो, ठीक है, ये बनेगी आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 91667। और आप पे कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी बताएं ज़रा, कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी? वन 108 333। तो यहाँ पे भी हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे कितनी, 50,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आते हैं। तो ये था जी 26667, हमने लिख लिया जी 26667। एक तो ये आपका एक्सपेंस है। अगर मैं 2006 के एक्सपेंस की बात करूं, तो 2006 का एक्सपेंस तो 21403 था जो हमने निकाला था, 21403 ये था, और 5333 पिछले वाले का था 2 महीने का। तो इनको जमा करके बताएं हमारा एक्सपेंस कितना बनता है। 21403 जमा 5, ये 26, कितना बनेगा 26736, ये आपका एक्सपेंस बनेगा इंटरेस्ट 2006 का। इज दैट क्लियर? जी जनाब, समझ आया सवाल, टेबल, एंट्रीज, सारा कुछ क्लियर है? जी जनाब, सब कुछ क्लियर है? इसमें कोई सवाल है
तो मुझे बताएं, अगर नहीं तो अब हम आगे मूव करते हैं, थोड़ी सी आगे चीज़ों से रिलेटेड बहस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कंसेप्ट हमारे क्या हैं क्या नहीं है, किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चलना है, उनको डिस्कस करें। जी, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? कोई सवाल नहीं किसी का? आगे चलें? अबे बता तो दिया करो, आप लोग कितने सुस्त होते हो। चलें अब हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को। अभी हमने लाइक अब स्टैंडर्ड शुरू नहीं किया, लेकिन स्टिल जो है हमने उसकी एंट्रीज पास कर ली, हमने देख लिया कि कैसे हमने एंट्रीज पास करनी है, हमने अपना जो लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है हमने वो बनाया, हमने इंटरेस्ट जो है उसको कैलकुलेट करना सीखा, हमने प्रिंसिपल की एलोकेशन जो है उसको देखा, और हमने देखा कि भाई हमने किस तरह से अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हमने उसको डेप्रिशिएट करना है। तो बेसिक जो है वो हमारा कंसेप्ट जो डिस्कस होना चाहिए वो हमने अभी तक कर लिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम ज़रा आते हैं टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड। अब हम स्टैंडर्ड की डिस्कशन शुरू करें कि भाई स्टैंडर्ड है क्या हमारा, क्या हमें गाइडलाइंस देता है, हम उनको लेके चलें, हम उनको डिस्कस करें, साथ साथ फिर हम साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सेक्शंस को एक्सप्लोर करें, पैराग्राफ को एक्सप्लोर करें, और हम उसकी बेसिस पे अपने फिर एग्जाम लेवल सवाल डिस्कस करें। तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि लीज़ क्या है। लीज़ बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या कर रहा है, एक बंदा अपना एसेट जो है या अपना कोई भी चीज़ जो है वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। हमने इसमें फिर दो पार्टीज जो हैं वो भी क्या की, हमने आइडेंटिफाई की। एक इसमें कौन है हमारे लिए लेसर है, और दूसरा कौन है हमारे पास लेसी जो है वो कहला रहा होता है। तो लीज क्या है? बेसिकली लीज हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें जो है वो हम अपने एसेट को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। हम राइट टू यूज़ जो है वो गिवन कर रहे हैं कि भाई आप अपने एसेट को इस्तेमाल कर ले, और अपने एसेट को आप इस्तेमाल करते जाए, उसके बदले में आप हमें कंसिडरेशन जो है वो पे करते जाएं। तो दो पार्टीज भी हमने यहाँ पे बड़े तफसील में डिस्कस की हैं। एक हमारे पास जो है वो लेसर है, और दूसरा जो है वो हमारे पास लेसी है। ये भी हमने बहुत तफसील में डिस्कस किया। अब सवाल ये है कि मैं अपना एसेट अपने भाई को यूज़ करने के लिए देता हूँ 5 सालों के लिए, उसके पास राइट टू यूज़ भी है, तो क्या ये लीज होगा? अब अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, अब अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं जी मुझे एक गाड़ी दे दो। एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, जब तक तुम हमारे पास काम करोगे तुम इस गाड़ी को इस्तेमाल करते रहो। तो अब तुम गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या गाड़ी का राइट टू यूज़ है कि नहीं है, बताएं ज़रा। तो क्या ये लीज है? बताएं क्या लीज है?
तो हमने अब सवाल करना है कि लाजमी नहीं है कि आपने अपना अगर एक एसेट दूसरे को दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमेशा लीज में ही होगा। हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि लीज है भी कि नहीं है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द इनिशियल इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमने तब ही क्या करना है, हमने तब ही फैसला करना है कि भाईजान ये लीज है या नहीं है। तो जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमें देखना है कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर IFRS 16 अप्लाइज होगा। अदरवाइज हम कोई किसी किस्म का IFRS 16 जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। अब सवाल ये है कि हमें कैसे चलेगा पता कि भाईजान ये एग्जिस्ट कर रहा है लीज का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्राइटेरिया जो है वो मीट होना चाहिए। क्या? नंबर 1, आपका एसेट जो दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, वो आइडेंटिफाइड एसेट जो है वो होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास राइट टू कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। नंबर 3, आपको टाइम पीरियड का पता हो। और नंबर 4, आपके पास कंसिडरेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है। मतलब अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो भाई आपके एसेट्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिफाइड होने चाहिए। आप स्पेसिफिक एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार वो कह रही है भाईजान ये मेरी 50 दुकानें हैं, आप जो सी मर्जी इस्तेमाल कर लें। आप कभी ये कर रहे हैं, कभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको स्पेसिफिक शॉप का पता होना चाहिए। जैसे आप बर्गर मार्केट में लिखा भाई शॉप नंबर 25 जो है वो तुम्हें दे रहा हूँ। फिर आपके पास राइट टू कंट्रोल होना चाहिए कि आप इस शॉप को इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसमें दूध की दुकान डालनी है, इसमें दही की दुकान डालनी है, इसमें जूते बेचने हैं, इसमें बिरयानी बेचनी है, क्या करना है। आपका पर्पस आप डिसाइड करेंगे, इसका इस्तेमाल जो है वो कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड कर रहे होंगे। फिर पीरियड आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई कितने सालों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। फिक्स होना चाहिए और या एग्रीड होना चाहिए कि 2 साल के लिए दुकान दे दें, 5 साल के लिए दुकान दे दें, 10 साल के लिए दुकान दे दें, ये टाइम पीरियड है। और साथ कंसिडरेशन भी, आप उसे कुछ पे कर रहे हैं, पैसा रेंट 30,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल करने के बदले में कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। अगर सर ये चारों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि इफ़ योर एसेट्स आर आइडेंटिफाइड, आपके पास राइट टू कंट्रोल है, आपका पीरियड ऑफ टाइम आइडेंटिफाइड है, और आप कंसिडरेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इफ़ द ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तब हम क्या कहेंगे, हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। इज दैट क्लियर? इसे एक दफ़ा देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, आप पैसे कुछ नहीं पे कर रहे। फिर राइट टू कंट्रोल नहीं है आपके पास, आप सिर्फ गाड़ी चला सकते हैं, आप उसको बेच ही सकते हैं। या गाड़ी के स्पेसिफिक पर्पज है, इसे इसकी दफ्तर के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर एक कंडीशन में मीट नहीं हो रही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, तो कैसे कितने साल की लीज है। राइट टू कंट्रोल नहीं है, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहाँ लीज है। अगर आपका एसेट्स जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो भी लीज नहीं है। पैसे नहीं पे कर, तो भाई ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए।
क्लियर है? हम इसको फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं। अभी आपको पता है आजकल की सिचुएशंस क्या हैं, तो पंजाब में सारे कॉलेजेस वगैरह ऑफ है, सो डैट्स वाई मॉर्निंग में इस तरह क्लास नहीं हो पा रही। तो कल भी सपोजिव एलिजिडली क्लास में दोपहर में ही ले पाऊँगा। मंडे से जब हमारे ऑफिस कॉलेजेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, फिर से हमारी क्लास का टाइम जो है वो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आई गेस आप लोग भी अंडरस्टैंड करते होंगे कि जब गवर्नमेंट ने स्कूल इदारे बंद कर दिए हैं, तो हम भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ आ रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। कल हम देखेंगे इन चीज़ों को कि हर चीज़ का फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, एसेट आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे राइट टू कंट्रोल क्या होता है, कुछ हम इस भाई साहब के भी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। और कल हम मज़ीद चीज़ें जो हैं, मज़ीद सिनेरियो बेस्ड सवाल जो हैं वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। गॉट इट? ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।